आ रहा है आवाज? चलो स्टार्ट करें। तो हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स और ये है लेक्चर नंबर 3। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, जिसके अंदर हमने ये समझा कि अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है और इसको अगर हम लोग वाटर मिला के इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो कोना है, कोना जो है रिमूव हो जाएगा और दो आर आपस में मिल करके यहाँ पर क्या बना लेंगे, इवन नंबर ऑफ एल्केन बना लेंगे। साथ में CO2 गैस बाहर रिलीज हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, जिसकी वजह से नेचर बेसिक हो जाएगा। हमने ये भी देखा था कि ये जो आर आर है मतलब एल्केन, एल्केन कहाँ मिलेगा? एल्केन मिलता है एनोड पे। CO2 गैस कहाँ रिलीज होता है? एनोड पे। आप चाहो तो यहाँ पर गैस के लिए जी मेंशन कर सकते हो, हाइड्रोजन गैस पे भी जी मेंशन कर सकते हो। हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलेगा? कैथोड पे मिलता है और ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, फिर हमने इसका मैकेनिज्म समझा, डायरेक्ट मेथड है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, ये इसका मैकेनिज्म है। फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट जो मैंने भी बता दिया, और ये हमने जो टेबल सीखा है, आप इसके लिए क्या कर सकते हो, इसके लिए आप एक काम करना, एक ब्लैंक कॉपी रखना बिना लाइन वाला, और उसमें जितने रिएक्शंस हम अभी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, पूरे क्लास 12 तक जितना क्वेश्चन पढ़ेंगे सब का रिएक्शन एक साथ मेंशन हो जाएगा। इससे क्या होगा, हम पढ़ने के बाद इसको फील करेंगे, अपने से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ में सारे रिएक्शन हमको एक साथ मिल जाएंगे। तो आप ये तरीका यूज करना। फिर हम क्वेश्चन को दो तरीके से देख रहे हैं, एक तो रेगुलर क्वेश्चन 1 2 3 4 और एक हो रहा है स्पेशल क्वेश्चन। तो स्पेशल क्वेश्चन की कैटेगरी में हम लोग ये एक क्वेश्चन देखे थे, ये फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हाँ क्लोराइड था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, चलो इसको ट्राई करते हैं। ये आपने ट्राई कर लिया है तो एक बार देख लो क्या इसमें मिस्टेक है। फर्स्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारे पास सोडियम का कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। जब इसमें हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया और कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब ये प्रोसेस हो गया डीकार्बोक्सिलेशन। और डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन में यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक कोना बाहर हो जाएगा, उसकी प्लेस पे क्या लग जाएगा, NaOH का हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ये देख लो ये बन जाएगा, ये हमारे पास जो कंपाउंड आ रहा है वो आ गया साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब दूसरा ये देखो, डी ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिससे फिर से ये ए बन जाएगा, कब, जब हम लोग Zn प्लस डाइल्यूट HCl मिलाएंगे और ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन हो जाएगा। और ये कब बनेगा, ब्रोमाइड मिलाने से बनाना है बोल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड मिलाते हैं। तो ये देख लो एल्काइल हैलाइड मैं बना देता हूँ, ये हो जाएगा एल्काइल हैलाइड और यहाँ पर किसी एक जगह पे क्या लगा देंगे, ब्रोमीन। और ये ब्रोमीन क्या होगा, ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से रिमूव होने के बाद क्या लग जाएगा, देखो उसकी जगह पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगला रिएक्शन देखो, ऐसा कौन सा हम कंपाउंड ले जो कि एल्कीन होना चाहिए और उसमें हाइड्रोजन ऐड करने पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजिनेशन। और हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के थ्रू क्या मिल जाएगा हमें, ये एल्केन मिल जाएगा जो कि साइक्लोहेक्सेन है। तो बताओ एल्कीन कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए एल्कीन। इस एल्कीन में किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड लगाना है, तो मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया, किसी भी एक जगह पे लगा सकते हैं। तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनेशन करने पे ब्रेक हो जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लो, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो कौन सा प्रोसेस होगा, कोलबेज रिएक्शन। और कोलबेज रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर फ्री रेडिकल बनता है और दो फ्री रेडिकल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप इसको कुछ इस तरह से दिखा सकते हो, मान लो ये फ्री रेडिकल कुछ इस तरह से बन रहा है। एक एग्जांपल के लिए ये फ्री रेडिकल को मैं ऐसे लेटा देता हूँ, इस तरह से फ्री रेडिकल बनेगा। ये देख लो ये फ्री रेडिकल बनेगा यहाँ पर, तो इसको मैं लिटा देता हूँ तो ऐसे बन जाएगा। ये हो गया फ्री रेडिकल। तो एक दूसरा ऐसे ही ले लेते हैं और इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, ये बन गया कंपाउंड। ठीक है, फिर यहाँ देख लो, ये सोडियम मेटल प्लस ड्राई ईथर डालने पे भी बनना चाहिए, तो कौन से कंपाउंड से बनेगा, देखो क्लोरीन वाला हमको क्या लेना पड़ेगा, एल्काइल हैलाइड। तो ये हम ले लेते हैं एल्काइल हैलाइड, ये ले लिए क्लोरीन। तो ये कंप्लीट सारा चीज एक साथ आ गया, हमने सभी रिएक्शन को एक साथ रिवाइज कर लिया। ये कौन सा रिएक्शन होगा बताओ, तो ये वुड्स रिएक्शन होगा।
तो ये हमें रिवीजन करने का एक बेहतरीन तरीका है हमारे पास, जिसमें हम एक साथ सारे रिएक्शन को रिवीजन कर लेते हैं, याद भी हमको हो जा रहा है, प्लस हमारा दिमाग जो है थोड़ा सा चीज़ों को एक साथ प्रोसेस करने में भी एबल हो जा रहा है। इसके बाद अगला हमारे पास और होमवर्क क्वेश्चन था, ये तो हमने देख लिया था, ये भी हमने देख लिया था, और ये बताओ इसका आंसर क्या आया था। चल देखते हैं एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन से बेस्ट तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए बोल रहा है। तो बेस्ट तरीके से कौन प्रिपेयर होता है, सिमेट्रिकल वाला, मतलब आर और आर मिलेंगे तब जाकर के सबसे अच्छा कंपाउंड बनेगा। ये कैसे बन सकता है, चलो देखते हैं। यहाँ पर जो कंपाउंड बन रहा है आइसोब्यूटेन है। आइसोब्यूटेन कैसे होता है, ये है आइसोब्यूटेन, ठीक, बीच में लगा देंगे कार्बन को। एन ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन कंटिन्यूअसली एक चैन में रहेंगे। एन पेंटेन मतलब 5 कार्बन एक चैन में रहेंगे। आइसोपेंटेन मतलब यहाँ पर 4 कार्बन को एक चैन में रख लेते हैं और यहाँ पर एक क्या रहेगा, मतलब आइसो जो ब्यूटेन था ना उसी में एक कार्बन और ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आइसोपेंटेन बन जाएगा। ये देख लो। अब आप खुद सोचो कि सिमेट्रिकल बनना चाहिए, बेस्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बेस्ट बनने के लिए भाई जो भी आर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब आर जो सेम है वो किस में आ रहा है, अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा तो मान लो इसको मैं 3 कार्बन का एक लूंगा तो एक सिंगल बन जाएगा, तो ये तो बेस्ट नहीं हो सकता, दो अलग अलग एल्काइल आ गए, है ना। यहाँ देख लो, ये होगा, ये हमारे पास एक 2 कार्बन का क्या हो जाएगा, इथाइल, और ये भी 2 कार्बन का इथाइल, तो ये एक अच्छे तरीके से ये एक फ्री रेडिकल हो जाएगा और ये एक फ्री रेडिकल, ये सबसे अच्छे तरीके से कनेक्ट होंगे। तो यही हमारा क्या होगा, जो एन जो हमारे पास है क्या है, एन ब्यूटेन, ये जो बन रहा है ये सिमेट्रिकल एल्कीन से, सिमेट्रिकल हमारे पास फ्री रेडिकल से बन रहा है, जो कि क्या है 2 कार्बन का है, तो इसलिए क्या है सबसे अच्छा बनेगा। पेंटेन की अगर हम बात करते हैं तो पेंटेन में देख लो आप, अगर कहीं से भी ब्रेक करोगे तो या तो क्या हो जाएगा 1 और 4 का ब्रेक होगा या 2 और 3 का ब्रेक होगा, इक्वल इक्वल तो ब्रेक होगा ही नहीं, इसलिए ये भी बेस्ट प्रिपेयर्ड कंपाउंड नहीं होगा। आइसोपेंटेन 5 है तो यहाँ पर भी मान लो यहाँ से ब्रेक करते हो तो 2 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, ये भी बेस्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो आंसर क्या है, एन ब्यूटेन बनेगा सभी कंपाउंड, लेकिन बेस्ट कौन सा होगा, सबसे अच्छा कौन बनता है, जो सेम एल्काइल से बनता है, सेम फ्री रेडिकल से बनता है ना, सेम जो फ्री रेडिकल से बनेगा वो सबसे अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इथाइल आयोडाइड एंड एन प्रोपाइल आयोडाइड ऑल्सो अलाउड टू अंडरगो वुड्स रिएक्शन। रिएक्शन का स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लेना, है ना, ये स्पेलिंग गलत है तो इसको मिटा देंगे। द एल्केन विच विल नॉट बी ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन, कौन सा इसमें नहीं बनेगा, क्या बोल रहा है, वुड्स रिएक्शन के थ्रू कौन सा कंपाउंड नहीं बनेगा, जबकि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो क्या किया है, एक तो है इथाइल आयोडाइड मतलब C2H5I है, ये हमने सोडियम ले लिया और ये ड्राई ईथर ले लिया, ठीक है, पहला रिएक्टेंट है हमारे पास। इसमें हम दूसरा क्या मिला दे रहे हैं, एक साथ में लिखता हूं इसको, इसमें दूसरा रिएक्टेंट हम क्या ले रहे हैं, दूसरा हम ले रहे हैं प्रोपाइल मतलब C3H7I। सबसे पहला चीज क्या होगा, ये फ्री रेडिकल ब्रेक हो जाएगा, यहां से ये ब्रेक होगा और यहां से ये ब्रेक होगा, तो ये बन गया एक फ्री रेडिकल और दूसरा फ्री रेडिकल ये बन गया। इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी है। देखो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि इसी के दो आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो C2H5, दूसरा क्या बन जाएगा, इसके दो आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो C3H7 और C3H7, और थर्ड पॉसिबिलिटी है कि एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे, तो थर्ड क्या होगा C2H5 और C3H7। आप देख लो ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 कार्बन से बन जाएगा ब्यूटेन, तो ब्यूटेन तो बन रहा है, ये ओके है। 3 और 3 6 से क्या बन रहा है, हेक्सेन, ये भी ओके है, ठीक है। 2 और 3 5 से बन रहा है पेंटेन, तो ये भी ओके है। कौन सा नहीं बना, नहीं बनने में ये है प्रोपेन, प्रोपेन नहीं बना, ये करेक्ट आंसर है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल है, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर इस ए की जरूरत नहीं है। एक हमारे पास ए कंपाउंड है जिसमें हम हाइड्रोजन गैस मिला रहे हैं, कितना 1 मोल। 1 मोल इंपॉर्टेंट चीज है, 1 मोल इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है,
तो जब वो किसी बॉन्ड को ब्रेक करने जाएंगे तो एक ही बॉन्ड को ब्रेक कर पाएंगे, मतलब अगर डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए ये 1 मोल जो लिखा गया इंपॉर्टेंट है प्लेटिनम की प्रेजेंस में। मतलब ये रिएक्शन क्या होने वाला है, हाइड्रोजिनेशन। क्या होने वाला है ये रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन। और क्या बन गया, ये 2 रिंग का एक कंपाउंड मिल गया। यहाँ ड्यू के बारे में पूछा जा रहा है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ ए इज। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा बोल रहा है, ठीक है। आप खुद सोचो कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन किससे आता है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन ये हमें मिलता है किससे, एक तो पाई बॉन्ड से और दूसरा किससे मिलता है, रिंग से, ठीक है। ये 2 चीजों से मिलता है। 1 रिंग इक्वल टू 1 ड्यू, 1 पाई बॉन्ड इक्वल टू 1 ड्यू। तो देखो यहाँ पर कितना ड्यू हो जाएगा, 1 और 2, प्रोडक्ट में हमको 2 ड्यू मिल रहा है। तो सोचो रिएक्टेंट साइड मतलब ए में ए का ड्यू कितना रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजिनेशन में 1 मोल हाइड्रोजन से 1 बॉन्ड टूटा है, मतलब 1 ड्यू कम हो गया। तो 2 ड्यू आया है, वो भी 1 कम होके, तो पहले कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। तो हम ए को कितना ड्यू बोलेंगे, 3 ड्यू बोलेंगे। मतलब आप सीधा से ये समझो कि ड्यू पहले कितना था, 3 था। तब जाके यहाँ पर क्या हुआ, जब हाइड्रोजिनेशन हुआ प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो एक ड्यू ब्रेक हो गया, तो ड्यू कितना बच गया, 2 बच गया, ये दिख रहा है। अच्छा, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आए कि सर ये एग्जैक्टली जो ए था वो क्या क्या हो सकता है, ए जो हमारे पास सब्सटेंस था वो क्या क्या हो सकता है, तो भी हम देख लेते हैं। ये लो, ए हमारे पास जो सब्सटेंस था वो क्या क्या हो सकता है, यहाँ से पता चल जाएगा। देखो ए की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी ये है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे लग गया, अगर यहाँ लगा मतलब यहाँ पर भी लग गया, ठीक। दूसरा यहाँ पर लग सकता है, अगर यहाँ लगा मतलब यहाँ पर भी लग गया, ठीक। थर्ड यहाँ पे लग सकता है, यहाँ लगा मतलब ये अपोजिट साइड लग गया। अब एक बच गया फोर्थ नंबर का यहाँ पर। तो ये 4 तरीके का स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है, चारों में से कोई भी एक ही प्लेस पे हो सकता है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा हम नॉलेज गेन कर लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, शायद आप लोगों को होमवर्क में ये चीजें मिसिंग मिला होगा। ऑन कैटालिटिक रिडक्शन हाइड्रोजन प्लेटिनम H2P2 हाउ मेनी एल्केन विल गिव एन ब्यूटेन। मतलब एन ब्यूटेन जो है हमको कितने तरीके के रिएक्टेंट से मिल सकता है ये पूछ रहा है जब हम इसको ऐड करेंगे। तो पहला जो बोल रहा है ये एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। जब हम डबल बॉन्ड वाले की बात करते हैं तो वहां पर स्टीरियो आइसोमर भी आ जाता है। मतलब यहां पर हमें जब बोलेगी एक्सक्लूड स्टीरियो आइसोमर तो जियोमेट्रिकल आइसोमर को हमको हटा देना है, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है ना उसमें इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर है, तो यहाँ पर हमको जियोमेट्रिक आइसोमर को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो स्टीरियो का मतलब क्या है, जियोमेट्रिक हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। पहले बिना इंक्लूड किए अगर हम देखें मतलब सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर देखना पड़ेगा। तो सोचो एन ब्यूटेन कैसे मिलेगा, ये हमने क्या कर लिया, H2 और Pt हमने ऐड कर दिया किसमें, जो भी रिएक्टेंट है उसमें, और वहां से क्या मिलेगा हमको, एन ब्यूटेन मिलेगा। अब आप सोचो एन ब्यूटेन कैसे मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है 4 कार्बन का इधर हमको क्या लेना पड़ेगा, एक सब्सटेंस लेना पड़ेगा जिसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होने पे ये मिलेगा, मतलब ये इधर क्या होगा, एल्कीन होगा। अब एल्कीन की पॉसिबिलिटी क्या क्या है चेक करते हैं। ये देख लो, पहला पॉसिबिलिटी तो ये है कि यहाँ पर क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक, ये पहला पॉसिबिलिटी है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, 4 कार्बन का हमारे पास कंपाउंड है जिसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, और चाहे यहाँ पे रखे बात यहाँ पर एक ही है, तो कितने मिल सकते हैं, 2। पहला ये है, दूसरा ये है, ये हो गया। देख लो कुछ डाउट हो तो इसमें, ठीक है। सिर्फ 2 ही हमारे पास है जिससे क्या मिल सकता है, एन ब्यूटेन मिल सकता है, इसके अलावा किसी से नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगला है। अगले में क्या है, ऑन कैटालिटिक रिडक्शन H2P2 हाउ मेनी एल्किन्स विल गिव 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस बार क्या चाहिए अपने को, 2 मिथाइल ब्यूटेन। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ एन ब्यूटेन था क्या, ओके ओके, 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक मिनट, शायद यहाँ एक क्वेश्चन मिस हो गया है। यहाँ पर ना एक क्वेश्चन मिस हो गया है, मैं इसको एक क्वेश्चन और बनाता हूँ।
ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। और सेम चीज यहाँ पर 2 मिथाइल को काट देते हैं, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही रहेगा। 2 मिथाइल ब्यूटेन को मैं यहाँ पर काट देता हूँ। ये क्वेश्चन आप एक नया ऐड कर लेना, होमवर्क पे ये नहीं था, समझ लो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ऑन कैटालिटिक रिडक्शन, या आप एक काम करना, ये क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 में आप इसको बोल देना 6 का 1 नंबर क्वेश्चन, और इसको हम बोल देंगे 6 का 2nd नंबर क्वेश्चन। इससे नंबरिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 6 का 2nd नंबर क्वेश्चन हो गया। ऑन कैटालिटिक रिडक्शन H2PT हाउ मेनी एल्किन विल गिव N ब्यूटेन, क्या मिल जाएगा, N ब्यूटेन। इसको मैं थोड़ा ठीक करता हूँ। ये बन गया सेम क्वेश्चन, ठीक है, N ब्यूटेन। अब इस बार क्या करना है, इस बार क्वेश्चन में बोला है कि इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर को इंक्लूड करने का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर को भी इंक्लूड करना। ये कैसे पॉसिबल है, हमें बनाना है N ब्यूटेन, ये आप देख सकते हो, हाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे प्लेटिनम की प्रेजेंस में, और ये हो गया क्या, N ब्यूटेन। ठीक, पहली पॉसिबिलिटी क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर से, कि यहां पर डबल बॉन्ड आ जाए। ठीक, लेकिन आप सोचो, जब इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है जिसके बीच में सिमेट्रिकल है, मतलब यहां पर सीस एंड ट्रांस दो एग्जिस्ट करेगा, सीस एंड ट्रांस, समझ आया, ये क्या एग्जिस्ट करेगा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा, जियोमेट्रिकल एग्जिबिट करेगा, जीआई एग्जिबिट करेगा, यहां लिख देता हूं मैं, ये क्या कर रहा है, जीआई एग्जिबिट करेगा। और अगर जीआई एग्जिबिट कर रहा है तो एक ही स्ट्रक्चर के दो आइसोमर आ गए, कौन कौन सा, एक सीस और एक ट्रांस। कैसे आता है, यहाँ पर 2 कार्बन है, हमको चेक करने का तरीका भी पता है, यहाँ पर एक कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन, इस कार्बन में एक क्या लगा है, मिथाइल, दूसरा क्या लगा है, हाइड्रोजन, यहाँ देख लो एक हाइड्रोजन लगा है, एक मिथाइल लगा है। तो जब जब 2 कार्बन जिनके बीच में बॉन्ड बना है, दोनों कार्बन पर डिफरेंट अगर एटम कनेक्टेड है या डिफरेंट मॉलिक्यूल कनेक्टेड है, तो वहां जीआई एग्जिबिट करेगा, मतलब ये वाला जो एल्कीन है जीआई एग्जिबिट करेगा। और अगर जीआई एग्जिबिट कर रहा है तो इस एक कंपाउंड के 2 आइसोमर हो गए, मतलब यहाँ पर बस 2 कंपाउंड बन गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 एंड 2 लिख देता हूँ, पहला क्या हो जाएगा, 1 सीस हो जाएगा, और सेकंड क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ रोमन में। सेकंड क्या पॉसिबिलिटी है, सेकंड पॉसिबल स्ट्रक्चर वही है जो पिछली बार था, क्या था, किसी भी एक को या तो इसको या इसको क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड कर देंगे। तो क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा, नहीं करेगा। देख लो, ये अगर जीआई एग्जिबिट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आप अगर यहां पर देखेंगे तो चलो एक तो हो जाएगा हाइड्रोजन, बट ये दूसरा हो गया। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, इस साइड में डिफरेंट हो गए, इस कार्बन के पास दोनों एटम डिफरेंट हो गए, लेकिन इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर सिंपली 2 हाइड्रोजन आ रहा है, इसलिए एग्जिबिट नहीं करेगा। अगर एक कार्बन पर दोनों एटम सेम हो गए तो वो जी एग्जिबिट नहीं करेगा। तो ये जी एग्जिबिट नहीं करेगा तो सिंपल एक ही कंपाउंड है, यहाँ पर सिर्फ क्या है, स्ट्रक्चरल, सिर्फ स्ट्रक्चरल ही हो गया, ये तो स्ट्रक्चरल हो गया, और ये जीआई एग्जिबिट कर रहा है, मतलब एक के 2 हो गए। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 1 2, और ये 3rd नंबर का कंपाउंड। तो ये समझ लो कि ऑन कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ H2PT हाउ मेनी एल्किन, 3 एल्किन्स है जहां से हम लोग N ब्यूटेन बना सकते हैं। पहला, इसके C से भी बना सकते हैं, ट्रांस से भी बना सकते हैं, और यहाँ पर सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा 3। तो जब भी अगले बार से क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछेगा कि N ब्यूटेन से कितना बना सकते हैं, तो आप समझ जाना कि स्टीरियो आइसोमर को हमको इंक्लूड करना रहेगा। एक्सक्लूड करना रहेगा तो खुद बोल देगा, बाकी अदरवाइज हमको इंक्लूड करना रहेगा। सिर्फ क्या करेंगे, जब भी स्टीरियो बोलेगा आप नोट करके यहाँ पर लिख लेना, एक बॉक्स बना के लिख देता हूं मैं, देखो, इन स्टीरियो आइसोमर
कंसीडर जीआई ऑल्सो, हमको जीआई को भी कंसीडर करना पड़ता है। तो क्वेश्चन में बोले चाहे ना बोले हम इसको कंसीडर कर लेंगे। जब स्टीरियो को कंसीडर करना रहेगा, और स्टीरियो को कंसीडर करने का मतलब क्या होता है, जीआई को हम कंसीडर करेंगे। और जीआई कब होगा ये हम पहले से पढ़ के रखे हुए हैं, तो जानते हैं इसके बारे में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक्चुअल में इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है, या हम कर सकते, ये अगर नहीं भी बोलेगा, मान लो ये नहीं भी बोलता है, तो आप समझ जाओ इसको अपने को रखना है। ये बोलेगा नहीं, अंडरस्टूड है कि अब हमको इस चीजों को कंसीडर करना रहेगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ऑन कैटालिटिक रिडक्शन H2PT हाउ मेनी एल्किन्स विल गिव 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस बार हमें क्या मिलना चाहिए बोल रहा है, पिछले बार में N ब्यूटेन था, इस बार क्या चाहिए, 2 मिथाइल ब्यूटेन चाहिए। तो देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। देख लो 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर पे मिथाइल हो गया और ये ब्यूटेन हो गया। अब 2 मिथाइल ब्यूटेन कितने सारे से मिल सकता है, H2 प्लस H2 और हम PT मिलाएंगे तो ठीक। यहाँ से क्या पता चल रहा है, 5 कार्बन का अपने को चाहिए, कितने कार्बन का चाहिए, 5 कार्बन का। तो 5 कार्बन के कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं, देखते हैं एक बार। एक तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पॉसिबल है, ठीक। सेकंड स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है, ये हो गया, यहां पर आ जाएगा, ये आप देख सकते हो डबल बॉन्ड इधर लग जाएगा। थर्ड क्या पॉसिबल है, पहले जीआई को बाद में देखेंगे, पहले नॉर्मली स्ट्रक्चर देखते हैं। एक पॉसिबल कहां पर है, एक यहां पे पॉसिबल है, ठीक है। और कहां पॉसिबल दिख रहा है, देखो अब आप बोलोगे सर यहाँ एक पॉसिबल है, नहीं, ये और ये दोनों क्या है, सेम चीज है। मतलब अगर यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर भी अपने आप आ गया, दोनों सेम चीज है, चाहे यहाँ पर करो या यहाँ पर करो, दोनों एक ही चीज है ना। अगर यहाँ पर आ गया तो फिर यहाँ पर और आने की जरूरत नहीं है। तो 3 बार हमारे पास डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है, एक इस जगह पर, मतलब इन दोनों में किसी जगह पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 3 जगह पॉसिबल है। अब आप चेक करो जीआई कौन एग्जिबिट करेगा, क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा, यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन सेम हो गया, तो ये जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। मतलब इसको हम काउंट करेंगे क्या, 1 नंबर का एक स्ट्रक्चर। यहाँ जीआई एग्जिबिट करेगा क्या, चेक करो, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है तो इधर भी मिथाइल हो गया, इधर भी मिथाइल हो गया, और यहाँ से आप देखो ये दोनों सेम हो गया, तो ये भी जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, ठीक। ये जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा क्योंकि डबल बॉन्ड से लगे दोनों कार्बन में, इस कार्बन पर क्या हो गया, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, ठीक है। यहाँ चेक करो इन दोनों में, चलो ये तो एक हाइड्रोजन और एक डिफरेंट ग्रुप, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो ये भी जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। जीआई एग्जिबिट नहीं कर रहा है तो एक स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, सेकंड स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, और थर्ड स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। सिर्फ 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कहीं भी जीआई एग्जिबिट नहीं हो रहा है। तो देखो मान लो अगर ये क्वेश्चन आपको गलती से मिलता और आप जीआई चेक नहीं करते तो भी आंसर सही आ जाता, क्योंकि यहाँ जीआई एग्जिबिट कर ही नहीं रहा है, बट आपको नॉलेज नहीं रहेगा कि जीआई भी चेक करना है, तो किसी क्वेश्चन में जहां पर जीआई की वजह से डिफरेंस आएगा आंसर में, वहां फंस जाओगे आप, इसलिए जीआई को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा इसको आप स्टार लगा लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के लिए मैं एक आपको हिंट लिख रहा हूं, उसको ध्यान में रखना है नोट करके। देखो इस नोट पॉइंट को आप अच्छे से लिख लेना, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस intramolecular reactions are faster than intermolecular reactions। देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको नोट करके रखना है।
आपको पता है कि इंटरमोलिकुलर रिएक्शन और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन क्या होते हैं? इंटरमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन, और इंट्रामोलिकुलर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर का रिएक्शन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक मॉलिक्यूल के अंदर में अगर रिएक्शन की बात करेंगे तो ज्यादा फास्ट होगा एज कंपेयर टू दो मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस आ गया। चलो अब इस कॉन्सेप्ट का यहाँ क्या रोल है? यहाँ रोल ये है, हमारे पास जो दिख रहा है प्रोडक्ट ए ऑफ अबो रिएक्शन इज, ये हमारे पास रिएक्टेंट है जिसमें हमने Na+ ड्राई ईथर लिखा। इसका सीधा सा मतलब है कौन सा रिएक्शन है? ये वुड्स रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में क्या बन रहा है? एक प्रोडक्ट ए बन रहा है। कितना बन रहा है? 97% बन रहा है। मतलब मैक्सिमम जो उसका एक कितना इल्ड है, कितना परसेंटेज प्रोडक्ट बन रहा है उसको लिख दिया गया है। ये ज्यादा हमारे लिए फिलहाल काम का नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखो कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट क्या बनेगा ये पूछ रहा है। अब आप देखो यहाँ पर एक साइक्लो कंपाउंड है जिसमें एक नहीं दो दो हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है, और वुड्स रिएक्शन में होता क्या है? वुड्स रिएक्शन में हैलाइड ग्रुप बाहर निकलता है तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ तो दो दो फ्री रेडिकल बनने वाला है। एक जब ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बन जाएगा, दूसरा जब ये बाहर निकलेगा, ये Cl है। इसमें हो सकता है कि आपको लगे कि यहाँ पर गैप नहीं है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। चलो ये गैप है ना, Cl है ये। तो एक तो क्या हो जाएगा? एक तो ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा। अब आप सोचो, ऐसा एग्जांपल पहली बार हम देख रहे हैं जहां पर एक ही कंपाउंड के अंदर दो दो हाइलाइड आ चुका है ना। हम क्या देखते थे? एक हमारे पास एल्काइल हाइलाइड है, उसमें से हम दो मॉलिक्यूल लेते थे और एक एक का ब्रेक हुआ और दोनों आपस में चिपक गए। बट यहाँ तो एक ही कंपाउंड के अंदर दो फ्री रेडिकल बन रहा है। मतलब हमारे पास ऐसे इस तरह से कंपाउंड बहुत सारे अगर मिलते हैं, ये देख लो, अगर ऐसे कंपाउंड हमारे पास मिलते हैं, ध्यान समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा एक फ्री रेडिकल बन गया ये, ठीक। और मान लो एक ऐसा मॉलिक्यूल और जो कहीं पर ब्रेक हो रहा है इसी कंटेनर के अंदर में, तो दूसरा फ्री रेडिकल ऐसा बन जाएगा। ये देखो दोनों कार्बन के पास में सेम। तो इन दोनों में आपस में जल्दी रिएक्शन होगा कि इसके अंदर खुद में ये भी एक फ्री रेडिकल है और ये भी एक फ्री रेडिकल है, तो ये आपस में जल्दी रिएक्शन कर लेंगे कि ये इससे जल्दी रिएक्शन कर लेंगे। ये सोचने वाली बात है। तो इसी के लिए आप खुद दिमाग लगाओ, ये जब अंदर में खुद में रिएक्शन करने का माहौल बन रहा है तो वो ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू वो दूसरे से रिएक्शन करने जाएं। तो ये है इंटरमोलिकुलर रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। यहाँ पर भी फ्री रेडिकल, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल। मतलब जब घर में ही काम बन रहा है तो बाहर जाने की जरूरत क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? अपने अंदर खुद में रिएक्शन कर लेगा, और जब ये खुद में रिएक्शन कर लेगा तो क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में जैसे रिएक्शन करेंगे यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। समझ आया कि नहीं? तो ये देखो ये बना लिया क्या? डबल बॉन्ड। ये भी क्या कर लेगा? डबल बॉन्ड। ये इससे कनेक्ट होने नहीं जाएगा, इससे अगर कनेक्ट होने गया तो भाई उससे पहले तो ये खुद ही कनेक्ट हो जाएगा। जितने में ये जल्दी रिएक्शन कर सकता है उतने में यह थोड़ी हो पाएगा। वो दूसरे के पास जाए उससे पहले क्या कर लेगा? खुद से रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि एक ही कंपाउंड के अंदर दो फ्री रेडिकल बन गया। तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ज्यादा आसानी से पॉसिबल हो सकता है एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर। ये दूसरे से रिएक्शन करने जाए उससे ज्यादा आसान है खुद से रिएक्शन कर ले। तो इस कंडीशन में बताओ कंपाउंड क्या बनेगा? इस कंडीशन में कंपाउंड बनेगा हमारे पास ये वाला, देख सकते हो, ठीक है। ये कंपाउंड बन गया। कोई दिक्कत समझने में? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो लिखे है कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्टर देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट करके रखना। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ऐसे ही टाइप के एक आध क्वेश्चन और देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब ये कौन सा रिएक्शन हो गया? कोलबेज रिएक्शन है। लेकिन यहां पर भी क्या है? देखो दो कंपाउंड लगे हुए, यहां पर दो अलग अलग नहीं लेना है। कोलबेज में भी क्या होता है? एक ही जो हमारे पास फ्री रेडिकल है वो दो बार रिपीट होकर के ज्वाइन हो जाते हैं, मतलब आर आर बनता है ना। लेकिन यहां पर देखो एक ही के अंदर में, एक ही कंपाउंड के अंदर में आ गया है दोनों। जब एक ही कंपाउंड के अंदर में आ गया है तो ये भी ब्रेक हो जाएगा और यहाँ बन गया फ्री रेडिकल। ये ब्रेक हो गया तो यहाँ बन जाएगा फ्री रेडिकल। अब ये अपने जैसे किसी और मॉलिक्यूल से रिएक्शन करने जाए उससे तो आसान है कि खुद के अंदर रिएक्शन कर लेगा। और जब खुद से रिएक्शन कर लेगा तो देखो CH2 में क्या बन जाएगा? खुद में एक और बॉन्ड बन जाएगा, और CH2 बॉन्ड बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या ये भी क्लियर हो गया? ठीक, वेरी गुड। यहाँ क्या हुआ? एक ही कंपाउंड के अंदर दो फ्री रेडिकल बन गए। इससे पहले क्या हुआ करता था? इससे पहले जैसे हमारे पास RCOO Na हुआ करता था,
तो भाई ऐसे हम दो लेते थे ना, RCOONA, इससे तो 2 लिखते थे। तो एक ये वाला ब्रेक होगा, एक ये वाला ब्रेक होगा, फिर ये दोनों आपस में, एक मॉलिक्यूल से R आया और दूसरे मॉलिक्यूल से R आया और दोनों कंबाइन होते थे, ये होता था इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बट जब एक ही कंपाउंड के अंदर इस तरह से पॉसिबिलिटी है, तो दो फ्री रेडिकल एक ही कंपाउंड के अंदर बन गया और ये दोनों खुद आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और बन गया क्या, ये प्रोडक्ट। तो यहां से क्या बात समझ आया कि कोलबेज रिएक्शन से एल्केन के साथ साथ एल्किन बनना भी पॉसिबल है ना। कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब एक ही कंपाउंड के अंदर इस तरह से कनेक्टिविटी बन जाए। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, ये एजर्सन रीजन का क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार क्या बोल रहा है क्वेश्चन। वुड्स रिएक्शन इज नॉट प्रीफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स कंटेनिंग ऑड कार्बन, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या बोल रहा है, वुड्स रिएक्शन जो है नॉट प्रीफर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन। सही बात है, हम कोशिश करते हैं कि RX ही ले, है ना। RX लेंगे तो 2 लेंगे तो क्या बन जाएगा, यहां से X हटेगा और ये RR बन जाएगा। ठीक, हम मोस्टली प्रीफर करते हैं कि इवन नंबर ऑफ कार्बन ही बने, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि RX प्लस R' ये नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। यहां से ये R ब्रेक होगा और यहां से R' ब्रेक होगा और R बन जाता है, वुड्स रिएक्शन में हमने बनाया हुआ है। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि इसके साथ में और क्या क्या बन सकता है, इसके साथ में RR भी बन सकता है और R' भी बन सकता है। तो यहाँ पर सब मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद फिल्ट्रेशन प्रोसेस करना पड़ता है, तो कॉम्प्लेक्स हो गया। इसलिए कोशिश ये रहती है कि हम एक ही तरीके का कंपाउंड लें और उससे क्या बन जाए, ये इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले कंपाउंड बन जाए। ठीक है, तो पहला तो एकदम सही बोल रहा है, ट्रू। हम प्रीफर नहीं करते हैं कि ऑड नंबर वाला बने, इवन ही बने हम चाहते हैं। सेकंड रीजन क्या बोल रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर एल्केन्स विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नहीं, पॉसिबल तो बिल्कुल है, ये देखो पॉसिबल है, तो पॉसिबल नहीं है वाली बात नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। जहां रीजन फॉल्स हो गया वो कौन सा है, रीजन जहां इनकरेक्ट हो गया वो वाला ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पर दोनों इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी में क्या है, एजर्सन इज करेक्ट और रीजन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है। चलो अगला क्वेश्चन, प्योर मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, प्योर मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। प्योर मीथेन किससे बन सकता है, प्योर मीथेन हमने कितने रिएक्शन देखे हैं, देखो पहला हमने क्या देखा, हाइड्रोजिनेशन। एक बार रिवीजन कराता हूं मैं, हाइड्रोजिनेशन। भाई हाइड्रोजिनेशन में क्या होगा, यहां पर C डबल बॉन्ड C ब्रेक होगा या फिर क्या हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C ब्रेक होगा। तो यहाँ तो मिनिमम 2 कार्बन चाहिए ही चाहिए, इसलिए इससे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है RX, इसमें क्या ऐड कर देंगे, Zn प्लस डाइल्यूट HCl। यहाँ से क्या हो जाएगा, R और X हटा तो क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। यहाँ से ये हटेगा और क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा, क्योंकि इनके रिएक्शन से H मिल जाता है। ठीक है, थर्ड और क्या है अपने पास, थर्ड रिएक्शन हमने देखा डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, RCOONA है तो ये हटेगा और उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, उसकी जगह पे लग जाएगा RH लग जाएगा, है ना। ठीक, और क्या था, नहीं नहीं नहीं, डीकार्बोक्सिलेशन में एक्चुअल में RX था ना, तो डीकार्बोक्सिलेशन में बन जाएगा RH। ठीक है, और क्या है, फोर्थ नंबर क्या है, वुड्स है। वुड्स में क्या होता है, ये हमारे पास RX है, डीकार्बोक्सिलेशन में सॉरी CO2 रिलीज होगा ना, ये मैंने पहले सही लिखा था अब गलत लिख दिया। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या हो जाएगा, CONA। तो यहाँ पर ये बाहर रिलीज होता है और डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, COA बाहर निकल गया, वुड्स में हो जाएगा RR और डीकार्बोक्सिलेशन में क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन CO2A निकल गया और बन जाएगा ये RH। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन विथ H2। कोलबेज में क्या है, फिफ्थ नंबर कोलबेज, कोलबेज में RCOONA, तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा और दो R आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो RR।
मतलब प्योर मीथेन तो हमको इससे नहीं मिल सकता, ऊर्जा से भी नहीं मिल सकता, और हाइड्रोजनेशन तो ऑप्शन में है ही नहीं, हाइड्रोजनेशन ऑप्शन में है ही नहीं। ऊर्ज काट दो, इसको भी काट दो। अब सोडा लाइम जो डी कार्बोक्सिलेशन है उससे हमको क्या हो सकता है, मिल सकता है क्या, सोडा लाइम। एक तो रिडक्शन से कंफर्म मिल रहा है, किससे मिल रहा है, रिडक्शन से कंफर्म मिल रहा है, रिडक्शन से, और दूसरा सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। बट जो रिडक्शन है ना ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया, क्यों, अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें, रिडक्शन से भी मिल सकता है, बट रिडक्शन में देखो यहाँ पर Zn यूज करना पड़ रहा है, HCl यूज करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें ZnCl2 जो बनता है वो एक वेस्टेज है, तो प्योर नहीं मिलेगा, वहां पर ZnCl2 भी तो आ ही जा रहा है ना। अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को देखूं, एक बार मैं डिटेल में लिखता हूं, देखना, इन सबको मिटा देता हूं। इतना तो क्लियर हो गया कि हमको कहाँ से नहीं मिलने वाला है, ऊर्जा से नहीं मिलने वाला है, और कोलवेज से नहीं मिलने वाला है। जिससे मिलने वाला है उसको देखते हैं। ये मिलने वाला है सोडा वाले से, तो ये हो जाएगा RCOO Na प्लस क्या हो जाएगा Na, और यहाँ पर NaOH प्लस क्या हो जाएगा CaO। इसको हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद इसमें कंप्लीट क्या क्या बनता है, ये हो जाएगा RH प्लस यहाँ से CO2 बाहर निकल गया, और क्या बाहर निकल बन जाता है Na, CO2 बन गया, CO2 हो गया, और बच गया क्या NaOH। मैं डायरेक्ट निकालता हूँ जो बाहर निकल रहा है उसको, CO2 प्लस यहाँ से Na2CO3, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं गैसियस फॉर्म में CO2 जो है बाहर निकल जाएगा, तो ये आप देख सकते हो RH जो है प्योर फॉर्म में मिलता है। और दूसरा अगर हम बात करें रिडक्शन का, तो रिडक्शन में क्या होता है RX है, इसमें Zn प्लस HCl अगर आप लेते हो डाइल्यूट HCl, तो यहाँ RH तो बनेगा ही, प्लस साथ में क्या बनेगा ZnCl2 बनेगा, और क्या बनेगा X और X बनेगा, और ये क्या रह जाएगा H, तो HX भी आ जाएगा क्या, नहीं नहीं ZnCl2 यही सही है। देखो ये ZnCl2 भी आ जा रहा है, तो जब आप प्रैक्टिकली देखोगे इन दोनों में ज़्यादा कौन प्योर है, तो ये ज़्यादा प्योर रहता है, सोडा लाइम जो है ज़्यादा प्योर रहता है, ये थोड़ा सा कम प्योर रहता है, क्योंकि यहाँ पर ZnCl2 जो आ रहा है इसकी वजह से, इसलिए हम सोडा लाइम को क्या करेंगे, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन को हम प्योर मीथेन के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट, विच मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन द वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में कौन सा मैकेनिज्म काम करता है, तो वुड्स रिएक्शन क्या होता है RX, और ये हो गया सोडियम ड्राई ईथर। तो वुड्स रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ से ब्रेक होगा, जब ब्रेक होगा तो क्या बनेगा फ्री रेडिकल, और R आपस में मिलकर क्या बना देंगे एल्केन बना देंगे। तो एक्चुअल में क्या हुआ, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है। तो देखो क्या हमारे पास है आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज का मतलब ये है क्या यहाँ पर केटायन एनायन बन रहा है, नहीं, फ्री रेडिकल एकदम सही आंसर है। एडिशन एलिमिनेशन, क्या यहाँ पर एडिशन एलिमिनेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। और क्या है कंसर्टेड, कंसर्टेड का मतलब क्या हो जाएगा, कंसर्टेड का मतलब होता है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये थोड़ा याद रखना आगे चल के काम आएगा। कंसर्टेड का मतलब होता है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, तो ऐसा यहाँ पर कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं आ रहा है। हाँ वो नेटवर्क इशू है, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चलो आवाज़ आ रहा है ना, आने दो। तो ये क्वेश्चन था, इतने सारे क्वेश्चन हमने होमवर्क में रखे हुए थे। चलो एक दो क्वेश्चन मैं और ऐड कर देता हूँ। 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये देख लो कितने कार्बन है यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर अपन ले लेते हैं 1 2 3 4, और ये 5 6,
यहाँ पर ले लेते हैं बी आर, और इसमें भी क्या ले लिए, बी आर। ये हो जाएगा Na, और इधर क्या ले लेते हैं, ड्राई ईथर। ठीक, ये जो मैंने स्टार मार्क किया था उस तरह का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ से एक फ्री रेडिकल बन गया, यहाँ से एक फ्री रेडिकल बन गया, तो ये वाला फ्री रेडिकल देखो यहाँ पर है फ्री रेडिकल, और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल, फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगा। टोटल कितने कार्बन हो रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब ये 6 कार्बन ये वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो देखो जब इससे कनेक्ट होगा तो 6 कार्बन का क्या बन जाएगा, एक साइक्लो ग्रुप बन जाएगा। समझ आया कि नहीं, ये देखो साइक्लो ग्रुप बन गया। अगर 5 रहता तो 5 रिंग का साइक्लो ग्रुप बन जाता, 4 रहता तो 4 का बन जाता। ये देखो ये भी इस तरह से पॉसिबल है। इसमें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, इसको मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, यहां पर ले लेते हैं अपन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस सेम चीज होगा, आप देख सकते हो, फिर से कोलबेज रिएक्शन है, यहाँ से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर से भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 3 वाले क्या हो जाएंगे आपस में, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे इससे कनेक्ट होगा तो आप देख सकते हो 3 कार्बन का क्या बन जाएगा, ये साइक्लो ग्रुप बन गया। समझ आया, तो इस तरह कंपाउंड भी पॉसिबल है बनने। ये सब कैसे बन रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन से। थर्ड रिएक्शन लेते हैं, ये इलेक्ट्रोलिसिस फिर से हो रहा है। तो आप देखो एक ही कंपाउंड से 2 फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये देख सकते हो क्या हो जाएगा, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, और जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो CH डबल बॉन्ड पहले था, एक और बॉन्ड कनेक्ट हो गया, तो ये ट्रिपल बॉन्ड का एल्काइन भी पॉसिबल है। समझ आया ना, तो हम यहाँ से एक ही कंपाउंड के अंदर 2 फ्री रेडिकल बनने की पॉसिबिलिटी है, तो हम डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड भी बना सकते हैं, साइक्लो कंपाउंड भी बना सकते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वाले भी बना सकते हैं। तो ये थोड़े स्पेशल क्वेश्चंस के वैरायटीज हैं। अब आपको इतना तो अंदाजा हो गया होगा कि हम इतना क्वेश्चन जो प्रैक्टिस किए हैं उससे याद करने में हमको आसानी ही हो रही है, और हम बहुत सारे नए नए क्वेश्चन के साथ क्रिएटिविटी भी सीख रहे हैं, नए चैलेंजेस को हैंडल करना भी सीख रहे हैं। बट आप कैसे भी करके इन चीज़ों को याद करने के लिए घर में भी थोड़ा सा जोर दो, तभी ये आगे हो सकता है। क्योंकि मैं जो चीज़ें इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसका आपको प्रॉफिट तभी मिलेगा जब खुद में इतना कॉन्फिडेंस ले आओगे कि हाँ हम दिमाग में तो स्टोर कर ही सकते हैं। उसके लिए जो टेबल वाला फॉर्मेट है उसका यूज़ करो, और उसको प्रैक्टिस करके अच्छे तरीके से देखते रहो। ठीक है, चलो तो हम नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, प्रिपरेशन मेथड पढ़ा है, सिर्फ प्रिपरेशन मेथड पढ़ा है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।